वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की रिवीजन। बेटा मैंने आप सभी के साथ एक नोट्स जो है सामने अभी स्क्रीन के ऊपर शेयर करे हैं, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास नोट्स करके एक फाइल सी है। हाँ जी बेटा, प्लीज एक बार कंफर्म कर यस दीजिए। सर। चलिए बेटा, जो बच्चे बेटा मेरे रेगुलर क्लासेस वाले हैं उनके पास तो ये सारे के सारे नोट्स जो हैं वो पड़े होंगे। जो बच्चे अब रेगुलर क्लास वाले नहीं है, डोंट वरी, आपने जहां से भी पढ़ा है अब आपको ये वाले नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। मेन हमारा टारगेट है कि क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करके चलना, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक बार कंसेप्ट ओवरव्यू कराने के लिए आई विल जस्ट टेक अप दिस थिंग। अदरवाइज हमने क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा टाइम लगाना है, सो आई विल हार्डली स्पेंड 20-20 मिनट 20-25 मिनट्स फॉर ऑन दिस पार्ट। उसके बाद डायरेक्टली हम वी विल पिक अप द क्वेश्चंस। मैंने आपके साथ एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक बेटा शेयर करा है। टोटल अगर आप उस क्वेश्चन बैंक के अंदर देखोगे, आई हैव गिवन यू 44 क्वेश्चंस, ठीक है। अब वो जो 44 क्वेश्चंस हैं उसमें से अगर मैं आईसीआई वाले क्वेश्चन निकाल दूं तो लगभग मतलब स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन के अलावा अगर हम बात करके चलें, लगभग 13 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको और दिए हैं, ठीक है। व्हाट वी विल बी डूइंग, हम ना उन 13 क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं सॉल्व कर रहे होंगे क्लास के अंदर। तो बेटा आज से हमने एक जो स्टार्ट करा है कि वो एक टारगेट स्टडी। हमने बेटा अपना पूरा सिलेबस माइंड अप करना है। आई वांट यू टू फोकस ऑन द अदर सब्जेक्ट्स। अकाउंट्स के लिए बस मैं आपको जितना टारगेट दूंगा ना, बस उतना हमने करना है। उतना बेर मिनिमम हर रोज बच्चे ने करके चलना है। कोई भी उसके डाउट होंगे आपने मेरे से पूछ लेने हैं, ठीक है। बस ऑर्डर में चलते रहो, जैसे जैसे बता रहा हूँ बस उस ऑर्डर में तैयारी करते रहो, रिवीजन क्लास लगाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है। बस उतना टाइम देना है अकाउंट्स को, ठीक है। बाकी साथ में जो भी आपके फुल सिलेबस अब टेस्ट आने वाले हैं, आप उस एंगल से जो आपने पढ़ना है आप पढ़िए, कोई बात नहीं। अकाउंट्स का मैंने आपको बोला है कि अगर तुम लोग अभी फुल सिलेबस नहीं भी दोगे मुझे चलेगा। मेरे को है चाहे तुम लोग मुझे फुल सिलेबस लास्ट वीक के अंदर दो, एक 24 तारीख को दे दो, एक मुझे तुम लोग 26 तारीख को दे दो, एक मुझे 28 तारीख को दे दो, वो भी चलेगा। मुझे 28 अप्रैल और 26 अप्रैल को दे दोगे, ठीक है। बस व्हाट आई वांट कि हम जो डेली रिवीजन करके चल रहे हैं उसमें हर बच्चा साथ चले हमारे, ठीक है। चलो बेटा बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस के अंदर में दो जगह पे है, एक मॉड्यूल 1 के अंदर, एक आपका मॉड्यूल 3 के अंदर। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले तो आ जाता है बेटा मीनिंग क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, दूसरा क्या है कि कैश फ्लोज क्या होते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, एक्टिविटीज क्या क्या आती है, मेथड्स क्या है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती कैसे है, ठीक है। चलिए बेटा बढ़ेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है मीनिंग। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली एक स्टेटमेंट है कि जो आपका चेंज हुआ है कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। इसके अंदर मेनली चार आपकी आइटम्स आती हैं बेटा, कि कैश फ्लो कितना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग से, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर चेंज कितना है। कैश फ्लो की अगर हम बात करके चलें बेटा, एक होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो। इनफ्लो कब होता है यानी रिसिप्ट है, आउटफ्लो यानी जब आपने पेमेंट करी है। कहना कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे कैश फ्लो नहीं हो रहा, कहेंगे उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं हम दिखाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आगे आपने कैश डिपॉजिट कराया बैंक के अंदर, उसमें क्या हो रहा है, कैश जा रहा है और दूसरी तरफ बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ रहा है ना। कैश कम कम होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो दोनों ट्रांजेक्शन जो हो रही है बेसिकली दोनों जो इफेक्ट हो रहे हैं वो कैश और कैश इक्विवेलेंट ही है, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा हमारा। सिमिलरली हमारा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक हो गया। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करके चलें तो कैश का मतलब क्या होता है, कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर ये चीज बताई गई है। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट होता है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है विच इज हाईली लिक्विड, ठीक है। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है विच इज हाईली लिक्विड, जो कि कन्वर्टेबल होती है एक नोन अमाउंट ऑफ कैश के अंदर, एंड विच इज सब्जेक्ट टू द इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। बेटा मैंने इसके ऊपर जानबूझकर एक क्वेश्चन डाला था ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, पता नहीं हमारी बुक में या फिर एक क्वेश्चन था मुझे जो ध्यान आ रहा है एमसीक्यूज की फॉर्म में। वहां पर एक हल्का सा चेंज था, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट वर्ड का ही चेंज था, ठीक है। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है जो नोन अमाउंट ऑफ कैश में आप कन्वर्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट जहां पर रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। कहेंगे कोई भी इन्वेस्टमेंट जो नॉर्मली क्वालिफाई करती है कैश इक्विवेलेंट, वो तभी करेगी अगर वो उसकी शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी, और शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी का मतलब क्या है, 3 मंथ्स, जब आपने एक्वायर करा है वहां से 3 मंथ्स। एग्जाम्पल के तौर पे कमर्शियल पेपर हो गया, टी बिल हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, ठीक है। अब हम कैश एक्टिविटीज की बात करके चले बेटा, हम तीन कैटेगरी के अंदर कैश एक्टिविटीज को बांट सकते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जो आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है। जैसे अगर मान लेते हैं आपका कोई बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, स्टेशनरी का, तो जो गुड्स आपने खरीदे हैं उसके लिए आपने जो पेमेंट करी है, आपको डेटर से जो पैसा आ रहा है, ठीक है, मतलब जो आपका यहाँ से जो मेन आपका ट्रेडिंग से जो आपको पैसा आएगा, जो आपकी इससे रिलेटेड रेवेन्यू है, जो ये आइटम्स है, वो सारी एक्टिविटीज आपकी ऑपरेटिंग में आएगी। आपने बिजनेस चलाने के लिए रेंट पे करा, सैलरीज पे करी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करे, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है, डेटर से आपको पैसा आया है, तो ये सारी की सारी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करके चलें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, जो आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं
और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, उनसे उनको जब आप एक्वायर करते हो या डिस्पोज ऑफ करते हो, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो आपकी आ जाती हैं। जैसे मान लेते हैं आपने कोई फिक्स एसेट बेचा, ठीक है, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, उसके ऊपर आपको इनकम आई, इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, रेंटल आया, आपने कोई फिक्स एसेट परचेज करा है, आपने कोई ब्रोकरेज पे करी है कोई परचेज के ऊपर, इन्वेस्टमेंट परचेज के ऊपर, आपने लोन और एडवांस किसी को दिया है, ठीक है, या फिर आपने लोन और एडवांस जो है वो रिकवर करा है, किसी को दे रखा था, अब आपको पैसा वापस आया है, ठीक है। अगला आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी को याद रखने के लिए एक थंब रूल याद रख लो। वो थंब रूल क्या है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से या तो कैपिटल के अंदर चेंज हो रहा है या बोरोइंग के अंदर चेंज हो रहा है, तो वो आपकी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने शेयर इशू करे, आपने डिबेंचर्स इशू करे, शेयर इशू करे हैं, शेयर कैपिटल के अंदर चेंज आता है, कैपिटल इफेक्ट होती है, इक्विटी बेसिकली इफेक्ट होती है। अब आपने क्या करा है? बोनस शेयर इशू करे, तो बोनस शेयर यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वहां पर कैश नहीं आता आपके पास कोई। तो इतना ध्यान रखना, ये नहीं कि आप ये कहोगे तो बोनस शेयर इशू करें इक्विटी में इम्पैक्ट पड़ रहा है, अरे नहीं भाई, बोनस शेयर भी क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ही होता है, तो बोनस यहाँ पर नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो आपने रिडम्पशन करी प्रेफरेंस शेयर्स की, आपने रिडम्पशन करी डिबेंचर्स की, आपने क्या दिया? डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया है, आपको डिविडेंड मिला है शेयर्स के ऊपर, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी कहाँ आ जाएंगी? यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आपकी क्या आ जाएंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएंगी। कहेंगे इन केस अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस दो फॉलोइंग एक्टिविटीज हैं, उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान के चलते हैं, क्योंकि वो उनकी मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है। अब कह रहे हैं कि अगर हम दो तरह के एंटरप्राइज की हम बात करके चल रहे हैं, एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज, एक नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस वो होती हैं, कहेंगे जहां पर हम एक्टिविटीज को क्लासीफाई करके चलते हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इन एक्टिविटीज को कौन कौन सी? शेयर्स परचेज करे, डिबेंचर्स परचेज करे, किसी कंपनी के सेल करे, जैसे जो आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी, बेसिकली फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, सेल परचेज चलता है। डिविडेंड मिला उनको, क्योंकि उनके लिए शेयर परचेज करना एक तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो उसके ऊपर जो डिविडेंड मिला वो भी उनके लिए ऑपरेटिंग है। कोई इंटरेस्ट मिला उनके लिए, वो भी ऑपरेटिंग है। अब एक बैंक की बात करके चलो, अगर एक बैंक किसी को लोन दे रहा है, तो बैंक के लिए बेटा ऑपरेटिंग है, तो लोन और एडवांसेस ग्रांटेड जो ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट मिला उस लोन के ऊपर, वो ऑपरेटिंग है, ठीक है। अब बेटा कुछ एक पॉइंट्स हैं जो स्पेशल होते हैं, दो मैंने आपको ना चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे लिखवाए हुए थे सारे के सारे। बेटा लोन और एडवांस दिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करा है, अगर एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज ने लोन और एडवांस दिया है तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर एक नॉन फाइनेंशियल एंटिटी ने एडवांस दिया है तो उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा। लोन और एडवांस दिया है और इंटरेस्ट अर्न करा है उसके ऊपर, ठीक है। अगर हमने सब्सिडरी को दिया है, अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइज ने दिया चाहे नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज ने दिया, अगर आपने सब्सिडरी को दिया है ना, तो दोनों के लिए क्या है? इन्वेस्टिंग है। और अब तो हम AS 21 पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि हाँ ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है एक तरीके की। नेक्स्ट क्या है? लोन और एडवांस दिया है इंप्लॉइज को और सप्लायर को, ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन दे रहा हूँ। बेटा चाहे फाइनेंशियल एंटिटी है चाहे नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए लोन एडवांस देना तो वैसे ही ऑपरेटिंग है। अब नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए भी क्या है? ऑपरेटिंग है। अगर मान लेते हैं बेटा मेरी कोई शॉप है, अब शॉप के अंदर मेरे को एम्प्लॉय कहता है कि एडवांस दे दो थोड़ा, तो अगर मैंने उसको थोड़ा एडवांस दे दिया तो इट इज नॉर्मल ना। ऐसा हो जाता है ना, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, कुछ भी एडवांस सैलरी दे दी। सप्लायर को भी तो एडवांस दे देते हैं गुड्स के लिए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट अर्न करा है कस्टमर से फॉर लेट पेमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बिल के ऊपर लिख नहीं रखा होता कि अगर पेमेंट जो है वो नहीं आती है 30 डेज के अंदर, तो 18% का जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। तो कैसी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग है। लोन और एडवांसेस टेकन है और इंटरेस्ट पेड ऑन देम है, हमने लोन और एडवांस ले रखा है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। अगर एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज की बात करके चले तो उसके लिए ऑपरेटिंग है, लेकिन अगर एक बार नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज की बात करके चले उसके लिए फाइनेंसिंग है, क्योंकि बोरोइंग इफेक्ट होती है। लोन हमने लिया हुआ है, लोन और एडवांस हमने सब्सिडरी से लिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट है। सब्सिडरी से लोन अब हमने लिया है तो हमारे लिए दोनों के लिए बोरोइंग है ये, ठीक है। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस और नॉन फाइनेंशियल दोनों के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ये फॉल कर जाएगा। कस्टमर से एडवांस लिया हुआ है, उसको इंटरेस्ट देना है और इंटरेस्ट उसके ऊपर देना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऐसा हो जाता है ना कि कस्टमर से एडवांस ले लिया गुड्स के लिए, ठीक है, गुड्स टाइमली सप्लाई नहीं कर पाए तो उसको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। इंटरेस्ट सप्लायर को पेमेंट पेमेंट करा है फॉर लेट पेमेंट, लेट पेमेंट करी उस चक्कर में इंटरेस्ट दिया सप्लायर को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट जो है टेकन एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट है इन अकॉर्डेंस विद AS 16, बोरोइंग कॉस्ट। अब ये एक स्पेशल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कहेंगे इंटरेस्ट है, ठीक है, टेकन एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, इंटरेस्ट जो है वो इन्वेंट्री कॉस्ट का हिस्सा है, ठीक है, AS 16 के अकॉर्डिंग। जो बोरोइंग कॉस्ट जो आप निकालते हो वो वाला इंटरेस्ट जो है इन्वेंट्री का हिस्सा है, तो ये क्या है? ऑपरेटिंग के अंदर जाएगा, ध्यान रखना, स्पेशल पॉइंट है ये, किसी क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा गया है। इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्न। अब इन्वेस्टमेंट मेड और डिविडेंड अर्न के ऊपर आ जाओ। अगर ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर फाइनेंशियल एंटरप्राइज जो है उसने इन्वेस्टमेंट करी है, डिविडेंड आ रहा है उसको, उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है।
नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज अगर है तो उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो सब्सिडरी के अंदर करी है और उसके ऊपर डिविडेंड आ रहा है, तो ये दोनों के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अच्छा, डिविडेंड पे करा, बेटा डिविडेंड किसको पे करते हैं सर? डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, तो क्या ये शेयर कैपिटल से रिलेटेड हो गया? शेयर कैपिटल से रिलेटेड हो गया, तो दोनों कहां पर जाएंगे? फाइनेंसिंग में। और मैंने आपको थंब रूल बताया है। क्या थंब रूल बताया है? कि अगर बोर्विंग और कैपिटल इफेक्ट हो रही है तो फाइनेंसिंग। इनकम टैक्स पे करा है तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स पे करा है तो क्या आएगा बेटा? ऑपरेटिंग। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम अगर मिला है किसके अगेंस्ट? लॉस ऑफ स्टॉक के अगेंस्ट या लॉस ऑफ प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो ये क्या है? ऑपरेटिंग है। इंश्योरेंस क्लेम अगर फिक्स एसेट के अगेंस्ट मिला है, लॉस के अगेंस्ट, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और ये कौन सी आइटम है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बेटा क्या रोज रोज ऐसा होता है कि किसी के स्टॉक के अंदर आग लग गई या इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, या फिक्स एसेट डिस्ट्रॉयड हो गया इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है? क्या रोज रोज ऐसा होता है? नहीं होता ना रोज रोज। तो ये क्या है? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमेशा ध्यान रखना एंड में दिखा के चलोगे। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम रिपोर्टिंग की बात करके चलें तो बेटा हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो सेम ही चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि जो भी आपका कैश आया है और जो आपका कैश गया, आप सीधा वो लिखते हो। जैसे हम क्या लिखेंगे? सबसे ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिस भी कंपनी की आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के चल रहे हो फॉर द ईयर एंडेड। और कोशिश करना बेटा पेपर के अंदर अगर आपको मेथड का नाम दिया है, गिवन है, बहुत बढ़िया। अगर मेथड का नाम नहीं गिवन है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को बोल देता है और आप डायरेक्ट मेथड से बना रहे हो, तो ब्रैकेट में बता दिया करना कि हम डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे आप। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैसे होता है? हमने गुड्स बेचे, बदले में कैश मिला। हमने सर्विसेज सप्लाई करी, बदले में कैश मिला है। हमें डेटर से पैसा मिला है, ट्रेडिंग कमीशन मिली है, हमने कुछ पेमेंट्स करी, चाहे वो आपकी कैश परचेज है, चाहे हमने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करी, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए हमने पेमेंट करी है। तो ये सारी पेमेंट जो है, ये हमने इनकम टैक्स के लिए पेमेंट करी। इनकम टैक्स के लिए पेमेंट क्या मान के चलेंगे? हमेशा ऑपरेटिंग मान के चलोगे, अनलेस क्वेश्चन के अंदर कुछ और दे देता है। अगर क्वेश्चन के अंदर मान लो ऐसा बोल देता है कि कुछ एक इनकम टैक्स ऐसा है जो आपने सेल करा था, ठीक है, फिक्स एसेट, उसके ऊपर है, उस प्रॉफिट के ऊपर है, तो वो आपका कहीं ना कहीं किस में चला जाएगा? इन्वेस्टिंग के अंदर चला जाएगा। वो आपका किस में चला जाएगा? इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट करेंगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स के लिए, आपके पास नेट कैश फ्लो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इनडायरेक्ट मेथड, ये अगर हम बात करके चलें बेटा, कुछ एक स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रख के चलने हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। बेटा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहना चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। तो चेक करो क्या क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास अवेलेबल है। अगर मेरे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले मुझे वहां तक पहुंचना है। अगली मेरी जो मेन कैलकुलेशन रहेगी वो रहेगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? कैश फ्लो ऑपरेशन बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर टैक्स आ जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की एडजस्टमेंट करोगे, नेट कैश यूज आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसका जो है, इसको इस मैनर में समझिए बेटा। ठीक है, ये जो हमने क्लास में जिस मैनर में कंसेप्ट समझाया था, तो बेटा देखो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ट्रेडिंग के बाद तुम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पहले हमारा क्या आता है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट अदर इनकम लिखते हो, एक्सपेंसेस लिखते हो, नेट प्रॉफिट निकलता है। लेकिन जब तुम प्लस वन क्लास में थे, प्लस वन क्लास में एक सवाल होता था जिसके अंदर हम ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट तीनों निकालते थे। तो हम ट्रेडिंग के थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता था। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले तो नेट प्रॉफिट आ जाता था। अब मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है तो मेरे पास क्या ये सब चीजें आ जाती हैं? अगर मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है तो मेरे पास ये फॉर्मुले बन जाते हैं कहीं ना कहीं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है सर, प्रूफ करके दिखाओ। ये लो बेटा, आ जाओ जरा पहली इक्वेशन के ऊपर आ जाओ। ठीक है, ये आ गया आपका। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर मैं अदर इनकम ऐड करूं, एक्सपेंसेस लेस करूं, नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दिए, इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर दी। नेट प्रॉफिट निकालने का और क्या तरीका? सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड कर दूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दूं, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बेटा नेट प्रॉफिट का एक और तरीका हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है मुझे, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड कर दूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करता हूं, तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को ऐड कर दूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस कर दूं। चलो यहां से देख लेते हैं, मुझे ये निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैसे निकलेगा? अगर मेरा नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट है, इन दोनों को ऐड कर दो, इसको लेस कर दो। ठीक है, तो कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड लॉजिकल फॉर्मूलाज हैं। अब बेटा बस इतना और थोड़ा सा और ध्यान आता होगा कि सर एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।
ठीक है। एप्रोप्रिएशन वाली जो आइटम्स है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ऐड बैक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेटा जब भी निकालना है, तो मेरा सबसे पहले क्या देखूंगा, मैं क्वेश्चन का डाटा देखूंगा। अब डाटा के अंदर ऐसा हो सकता है कि मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस का ना क्लोजिंग बैलेंस दिया रहे, और प्रॉफिट एंड लॉस का मुझे ना ओपनिंग बैलेंस दिया रहे। बेटा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर है, बेसिकली वो प्रॉफिट है जो मेरा इस साल का है। ठीक है। अब इस साल का वो प्रॉफिट है, तो मुझे उनका डिफरेंस लेना है। अब अगर मान लेते हैं कि लॉस है, ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट है, फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लॉजिकल है। मैं कह रहा हूं मेरा ओपनिंग बैलेंस जो है वो 80,000 है, ठीक है, प्रॉफिट का, और क्लोजिंग जो है वो 1 लाख है। तो यहाँ पे समझ में आता है ना कि 20,000 मेरा प्रॉफिट रहा होगा। थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ 20,000 मेरा जो है लॉस था, ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस मेरा जो है वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं अब मेरा ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना रहा होगा, तो तुम क्या कहोगे, 80,000 कहोगे क्या? तुम यही कहोगे ना सर, देखो 1,20,000 कहोगे ना सर तुम लोग फिर मुझे, कि सर 1,20,000 पे प्रॉफिट हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर। समझ आया? तो वही बोल रहे, कह रहे हैं जब ओपनिंग बैलेंस का P&L का डेबिट बैलेंस है तो ऐड करने का, ठीक है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस करना। अब आपने क्या करते हैं बेटा, हम प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ अमाउंट हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब प्रॉफिट में से आपने ट्रांसफर करा है ना, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो अगर मैंने जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करा हुआ है, तो यानी मेरा प्रॉफिट का बैलेंस कम आ रहा होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ऐड कर दूंगा। इसी तरीके से रिजर्व के अंदर से अगर हमने कुछ ट्रांसफर करा था, तो उसको लेस करेंगे, यानी ऑपोजिट। अच्छा, अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ इंटरम डिविडेंड पेमेंट करी है, इंटरम डिविडेंड दिया, वो प्रॉफिट में से दिया होगा डिविडेंड, तो हम उसको क्या कर देंगे, दोबारा से ऐड बैक कर देंगे। हमने अगर टैक्स के लिए प्रोविजन बनाई होगी, तो हमने एंट्री करी होगी प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब अगर मेरे को बिफोर टैक्स चाहिए, तो मैं दोबारा से क्या कर दूंगा, ऐड बैक कर दूंगा। ठीक है। रिफंड के लिए क्या कर दोगे, उल्टा लेस कर दोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर डेबिट हो रखी थी कोई प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करूंगा वापस। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर आपने क्रेडिट करी हुई थी P&L के अंदर, यानी प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड थी, तो लेस करूंगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देन बेटा हम क्या करेंगे, अगला स्टेप होता है एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए। बेटा जरा सोचिए, देखो हमें अल्टीमेटली जो चाहिए ना, मुझे तो कैश की मैं बात करके चल रहा हूँ। अब मेरे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, मेरे को तो अब यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पर, तो मेरे को नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटाना चाहिए। क्या ये सबको समझ में आता है कि नॉन ऑपरेटिंग क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मेरे को बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक यहाँ पहुंचना है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कौन से प्रॉफिट तक पहुंचना है, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट तक पहुंचना है। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचे होंगे, हमने तो डेप्रिसिएशन भी राइट ऑफ करी होगी, हमने गुडविल भी राइट ऑफ करी होगी, मोटाइजेशन का खर्चा लगाया होगा, है ना। तो हमने जो भी ये चीजें रही होंगी, मुझे उसका इम्पैक्ट क्या करना है, हटाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन को हमने ऐड बैक कर दिया, गुडविल रिटर्न ऑफ या मोटाइजेशन एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन कोई इन्वेस्टमेंट है नॉन ऑपरेटिंग है, लेस कर दी। कोई गेन हुआ इन्वेस्टमेंट बेचने के ऊपर, लेस कर दिया। कोई डिविडेंड इनकम रेंटल इनकम आई नॉन ऑपरेटिंग है, लेस कर दी। तो बेटा इसको हम एक नाम देते हैं, वो नाम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और एग्जामिनर जो है बेटा वो ये ढूंढेगा, एग्जामिनर देखेगा कि तुमने ये चीज लिखी है या नहीं लिखी है, और इसकी तुम्हारी वैल्यू सही है नहीं है। जब इसकी क्वेश्चन चेक हो रहा होगा ना, तो एग्जामिनर कैसे देखेगा, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या ये तुम्हारा सही है, वो इसके मार्क्स देगा तुम्हें। क्या तुम्हारा ये सही है, इसके मार्क्स देगा वो तुम्हें। ऐड कर देंगे बेटा। अब देखो, अब इसके अंदर देखो बेटा, रेगुलर क्लास होती तो मैं पूरा डिटेल के अंदर भी चले जाता, बट ऑफ कोर्स ये रेगुलर क्लास नहीं है, रिवीजन क्लास है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डेप्थ। फिर भी किसी बच्चे ने पूछना होगा मेरे से, बाद में पूछ लेना, ठीक है। बेटा एक थंब रूल याद रख लो, करंट एसेट के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स। और करंट लाइबिलिटी के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट। तो अगर मेरे करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, करंट एसेट अगर मेरे इंक्रीज हुए हैं, लेस करना। करंट एसेट्स अगर मेरे डिक्रीज हुए हैं, तो क्या कर दोगे, ऐड। करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है, ऐड। और करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई है, तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है। अब ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट तो सीसी नहीं लेना तुमने। जब हम करंट लाइबिलिटीज की बात करके तो उसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट तो सीसी नहीं लेना। क्यों, ये मेरा बोरविंग्स का हिस्सा बनेगा, तो ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। और यहाँ पर जो करंट एसेट्स लेने हैं वो अदर देन कैश और कैश इक्विवेलेंट लेने हैं, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट होते हैं वो बाद में आएंगे। बेटा इन चारों का इफेक्ट लेने के बाद जो तुम्हारे पास आता है उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसके स्टेप मार्किंग होगी, ये सही है या नहीं है। इसमें से इनकम टैक्स पेड तुमने माइनस करना है नेट ऑफ रिफंड। ठीक है। तो आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इंपैक्ट लीजिए, अगर वो आइटम क्रेडिट है तो ऐड कर दो, क्योंकि पहले तुमने लेस करी थी।
अब अगर डेबिट आइटम है तो लेस कर दोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट विल बी नेट कैश फ्लो या फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेटा बड़ा सिंपल है, एक टेंटेटिव सा मैंने बना के दिया हुआ है। तुमने टेंजिबल एसेट जो है वो बेचे हैं, इंटेंजिबल एसेट बेचे, तुमने इन्वेस्टमेंट बेची, लोन और एडवांसेस तुमने दिया हुआ था किसी को, रीपेमेंट रिसीव हुई है, इनकम है इन्वेस्टमेंट से, डिविडेंड मिला है शेयर्स के ऊपर, इंटरेस्ट मिला है डिवेंचर्स के ऊपर, रेंट मिला है, प्रॉपर्टी जो हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट है, तुमने फिक्स एसेट परचेज करा, इन्वेस्टमेंट परचेज करी, लोन और एडवांस किसी को दिया है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे, लोन रेज करा, इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है बैंक ओडीएनसीसी, डिक्रीज हुआ है बैंक ओडीएनसीसी, लेस कर दूंगा, डिविडेंड की पेमेंट करी, लोन की रीपेमेंट करी, रिडम्पशन करी डिबेंचर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स की, तो दीज कैन बी पॉइंट्स, बायबैक करे हैं शेयर्स, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो या यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा इन तीनों का जो भी आप टोटल करोगे उसको बोलते हैं नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें ऐड कीजिए कैश और कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या पीरियड, आप एंड वाला जो है आपका ये आना चाहिए। तो बेटा इसके अंदर एक ट्रिक है जो मैं क्लास में हमेशा सिखाता होता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स अब क्योंकि पेपर पैटर्न हमारा ऐसा हो चुका हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो ये वाली ट्रिक जो है वो हो सकता है कि काम उतना ना लगा पाओ पेपर में, या कई बार पेपर में पूछ ही क्या लेगा, सिर्फ एक एक्टिविटी पूछ लेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो क्या आएगा, इन्वेस्टिंग से क्या आएगा, फाइनेंसिंग से क्या आएगा, तो वहां पर ये ट्रिक काम नहीं करती। बेटा मुझे या कई बार ना जानबूझ के पता क्या कहेगा कि भाई एक क्लोजिंग तुम कैश और कैश इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ, जैसा एक टाइप का क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को भी टेस्ट में दिया था, पेपर में डाला था, ठीक है। अब वो क्या करना है, देखो ट्रिक क्या है, अगर तुम्हारे पास ये दोनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सपोज करो ये 10,000 है, ये तुम्हारे पास 20,000 है, तो इतना समझ में आ रहा है ना कि नेट इंक्रीज कितने का हुआ है, 10,000 का नेट इंक्रीज हुआ है। तो मुझे इतना समझ में आता है कि सर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का जो टोटल बनना चाहिए ना वो 10,000 के बराबर बनना चाहिए। अगर तुम्हारा ये 10,000 नहीं बन रहा तो सीधी सी बात है तुम कहीं तो गलती कर रहे हो, तो यहाँ तो सीधा सीधा 10,000 खुद ही लिख लिया करो, बने ना बने यहाँ पे तुमने लिख देना, ठीक है। फिर अब बात आते हैं कि देखो सर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये बेसिकली ट्रिक क्या है, ये सिखाने के लिए ट्रिक है कि अगर कहीं पे गलती हो रही है तो तुम्हें पता लग जाएगा। बेटा ये ट्रिक तभी ये काम करेगी अगर आप लोगों को श्योर हो किसी दो एक्टिविटीज के बारे में, आप लोग कहीं ना कहीं श्योर हो। जैसे यूजुअली फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऐसी होती है जो मेजोरिटी बच्चों की सही होती है, तुम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को लेके श्योर हो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तुम्हारा बिल्कुल सही है या फाइनेंसिंग तुम्हारा बिल्कुल सही है, तो तुम्हारा जो है 10,000 फिर भी नहीं बन रहा। सपोज करो यहाँ पर आया था 6,000 पॉजिटिव, यहाँ पर आया था 14,000 नेगेटिव, ठीक है, तो टोटल अगर तुम देखो 8,000 नेगेटिव आ रहा है अभी, ठीक है, और क्लोजिंग होना चाहिए 10,000 पॉजिटिव, तो यहाँ पर अगर 18,000 होगा तभी बनेगा ना 10,000 पॉजिटिव। तो मुझे इतना पता लग गया कि ऑपरेटिंग के अंदर 18,000 आना चाहिए। अगर तुम्हारा ऑपरेटिंग के अंदर 18,000 आ रहा है बहुत बढ़िया, अगर ऑपरेटिंग के अंदर 18,000 नहीं आ रहा, ये वाली ट्रिक कब यूज करनी है, अगर तुम्हारा नहीं करता है मैच पहली बार में, अगर ऑपरेटिंग के अंदर 18 नहीं आ रहा, तुम डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस से तुम जज कर लो कि कौन सी अमाउंट है जो तुमने गलत कर दी। जैसे कई बार गलती से बच्चा क्या कर देता है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के जो है उसमें गलती कर देता है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को क्या कर देता है, लेस कर देता है, जबकि वो ऐड होना है। तो तुम वहां पर उसको दो से डिवाइड करके कहीं ना कहीं तुम लोग वहां पर देख लोगे, ठीक है, दो से डिवाइड करके तुम लोग कहीं ना कहीं क्या कर लोगे, देख लोगे, ठीक है जी, एंड अकॉर्डिंगली यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गया सभी को, कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंसेप्ट क्लियर है? हाँ जी सर। बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बेटा यस कंसेप्ट सर। सबको क्लियर? अब बेटा हमने क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है जी। चलो बच्चों कंसेप्ट आर ओवर, ठीक है, तो बेटा हम ये वाले जो है यहीं पर एंड कर रहे हैं कंसेप्ट हमारा। अब नाउ इन नेक्स्ट पार्ट आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप सभी ने अब क्या करना है, वो फाइल निकाल लेनी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है, तो मैं ये वाली रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ एंड वी आर स्टार्टिंग विद इन 2 मिनट्स, वी आर स्टार्टिंग विद योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।